कल हमने स्टार्ट किया था 9th यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो कल पढ़ाया था वो 5 मिनट में रिपीट कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स 9th यूनिट जो थी, 9th यूनिट का नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स। तो इस यूनिट में हमने स्टडी करना है कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनकी क्या क्या उनके बिहेवियर कैसा होता है उनका, और कितने टाइप के होते हैं, और इनसे कौन से डिवाइस बनाए गए हैं। आपको पता है कौन कौन से बनते हैं? डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर आप यूज करते हो, ऑसिलेटर, ये सभी हम पढ़ेंगे, रेगुलेटर, जीनर डायोड, ठीक है ये। और थर्ड डिजिटल सर्किट्स, मोबाइल में कौन कौन से सर्किट यूज होते हैं, कंप्यूटर में कौन से सर्किट यूज होते हैं। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं मोबाइल को और वो काम करके हमें दे देता है। आईसी देखा है आपने? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये जो स्टडी है सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और सर्किट्स की, डिजिटल सर्किट की, इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है सॉलिड्स। सॉलिड हमें पता है नेचर में सॉलिड डिफरेंट टाइप के सॉलिड पाए जाते हैं। सॉलिड होते क्या है? जिनका डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब इनमें जो एटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल, वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होती हैं सॉलिड्स में। इसी के कारण कैसे होते हैं? हार्ड, ठीक है, और भी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब हमें जो अरेंजमेंट के आधार पर हमें नेचर में जो सॉलिड्स मिलते हैं वो दो तरह के मिलते हैं। कुछ ऐसे सॉलिड्स मिलते हैं जिसमें अरेंजमेंट जो एटम्स की है वो रेगुलर होती है, रेगुलर अरेंजमेंट एटम्स की रहती है, और कुछ में इरेगुलर होती है जिनकी शेप रेगुलर होती है, साइज सेम साइज होगा, रेगुलर साइज होगा, और कुछ इरेगुलर होते हैं। तो जो रेगुलर होते हैं जिनमें डेफिनेट अरेंजमेंट होती है एटम्स की, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये पढ़ा भी होगा आपने। और दूसरा जो है जिसमें अगर हम अलग डायरेक्शन में एटम की अरेंजमेंट अलग होगी और डिफरेंट डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में अलग होगी, वो कौन से? अमॉर्फस, वो अमॉर्फस सॉलिड्स। तो हमें दो तरह के सॉलिड्स मिले नेचर में, ठीक है, दो तरह के ही होते हैं। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। कि कल बताया था कि इधर से करंट भेजेंगे तो चला जाएगा, इधर से भेजेंगे नहीं जाएगा, या तो दोनों साइडों से चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें मिले उनकी तो इसको बोलते हैं एंटी आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन अमॉर्फस की होती है। तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं वो कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। और ये तो हमने यहाँ पढ़नी है स्टडी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। पहले ये सिलेबस में था, अब कट गया है, ठीक है, बट इसके बिना आगे स्टडी नहीं चलेगी, तो इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें कैसे मिले हमने देखे। तो उसमें जब हम कुछ हमें सॉलिड ऐसे मिले कि जिनमें हम जब करंट पास करते हैं तो इजीली पास कर जाता था और बहुत ज़्यादा करंट पास करता था, ऐसे सॉलिड मिले। और कुछ सॉलिड्स हमें ऐसे मिले कि जिसमें करंट नहीं पास करता, ठीक है। और कुछ ऐसे मिले जिसमें करंट कर भी सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिनमें करंट बहुत ज़्यादा पास करता है उसको क्या बोलते हैं हम? कि उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और जिसमें करंट नहीं पास करता उसकी कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल नहीं होती।
ठीक है। तो कंडक्टिविटी के आधार पर ही हमें सॉलिड कितने टाइप के मिले, 3 तरह के सॉलिड। तो कल ये लिखवाया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो कितने तरह के होते हैं, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पे सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, 3 तरह के। ठीक है। पहले ऐसे सॉलिड्स जिनमें करंट बहुत ज्यादा जाता है, कंडक्टिविटी जिनकी क्या होती है, कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो कम। ऐसे सब्सटेंसेस को हम सॉलिड्स को बोलते हैं मेटल्स और कंडक्टर्स। हमने बोला मेटल्स और कंडक्टर्स। कितनी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 10 की पावर -2 टू 10 की पावर -8 ओम मीटर। इन सॉलिड्स की कितनी रेजिस्टिविटी होती है, तो कंडक्टिविटी कितनी होगी, इसका रेसिप्रोकल कितनी होगी, 10 की पावर 2 को 10 की पावर 8 साइमन पर मीटर। ठीक है, इतनी होती है। और दूसरे टाइप के, सेकंड टाइप के कंडक्टिविटी के बेस पे कौन से होते हैं, इंसुलेटर। कल पढ़ा दिया है इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल होती है, कंडक्टिविटी की वैल्यूज नेग्लिजिबल बहुत कम होती है, और रेजिस्टिविटी जिनकी बहुत ज्यादा होती है, वो कौन से, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है। और तीसरे टाइप के हमें कौन से मिले नेचर में, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरे टाइप के कौन से, सेमीकंडक्टर जिनको बोलते हैं। तो ऐसे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो कंडक्टिविटी के आधार पर ये हमें 3 तरह के मिले, और 3 तरह के ही होते हैं। अब ये बट इनका बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, कुछ सॉलिड्स में कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, ऐसा क्यों। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, कि इनका बिहेवियर ऐसा क्यों होता है सॉलिड का। तो इसको एक्सप्लेन किया, दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी, जो कल पढ़ाई। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है, ये केमिस्ट्री में भी है, पहले यूनिट में आपने सॉलिड पढ़ा होगा, उसमें है। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है, अब आपको पता है एक जब सिंगल एटम होता है, सिंगल एटम, आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम कौन सा एटम होता है, एक ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती है। ठीक है, जिसपे कोई फोर्स नहीं एक्ट करती, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड एटम। तो जो आइसोलेटेड एटम होता है, कोई भी सिंगल एटम, आपने पढ़ा है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ होते हैं, सेंटर में। पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर बोहर के अकॉर्डिंग शेल्स में वो रिवॉल्व करते हैं। अब लोकेशन के कारण उनकी कुछ एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनों की, लोकेशन की वजह से। लोकेशन मतलब सेंटर से जो पोजीशन होगी उनकी कोई ना कोई, उसकी वजह से उनके अंदर एक एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉनों में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी लोकेशन के कारण होती है, उसको बोलते हैं हम, उस एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी लेवल। वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, एनर्जी लेवल। तो सिंगल एटम में बड़े ज्यादा एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, समझ गए, जिसमें इलेक्ट्रॉन, समझ गए। ठीक है, ये पढ़ चुके आप। बट जब एटम, इस थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी की अकॉर्डिंग, जब एटम्स पास आते हैं, जो बहुत डिस्टेंस पे हैं, तो वो कैसा काम करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड एटम की तरह काम करते हैं, उनमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। बट जब एटम पास आते हैं, उनके बीच डिस्टेंस कम होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो जो एनर्जी लेवल्स हैं
उसमें क्या होता है, वो एनर्जी लेवल की एनर्जी जो है उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एटमों के क्या करते हैं, उनमें इंटरेक्शन शुरू होती है। इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो एटमों में एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। वो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी मॉडिफाई होती है, इस ढंग से मॉडिफाई होती है कि जो एनर्जी लेवल्स जिनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एनर्जी लेवल्स होते हैं उनका एक सेट अलग हो जाता है इकट्ठा, और जो खाली होते हैं एनर्जी लेवल्स जो खाली होंगे जब उनमें बड़े कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी लेवल एटमों के वो एक उनका सेट इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और उनमें थोड़ा गैप पड़ जाता है, ठीक है, उनमें और वो जो सेट है उनमें कुछ ना कुछ गैप बन जाता है, ठीक है। अब ये जो सेट किसके सेट, बैलेंस इलेक्ट्रॉनों के एनर्जी लेवल्स के और खाली एनर्जी लेवल्स के सेट, इन सेटों को हम बोलते हैं बैंड। बैंड क्या होता है, एक पट्टी, तो वो पट्टियां बन जाती हैं दो सॉलिड के अंदर, क्योंकि एटम्स के पास आ रहे हैं तब ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब जो बैलेंस जिसमें जैसे एनर्जी लेवल्स के सेट जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं, उस बैंड को उस सेट को क्या बोलते हैं, दैट सेट इज कॉल्ड बैलेंस बैंड, उसको हम बैलेंस बैंड बोलते हैं। और उसमें कौन से होंगे, उसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं कंटिन्यूसली जो है उनमें कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और दूसरा बताया था, दूसरा कौन सा बताया था, कंडक्शन बैंड, जो खाली होता है जब थोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, समझ गए, तो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। और जो सेपरेशन होती है बीच में उनमें जो सेपरेशन बनेगी उसको बोलते हैं गैप, एनर्जी गैप, ठीक है। तो सॉलिड्स एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉलिड्स में क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं। कौन कौन से, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप। अब देखो जो बैलेंस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं, सारे न्यूक्लियस के साथ अटैच होंगे तो वो फ्री नहीं होते, ठीक है। अगर उनको फ्री होना है एक तो क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए, एनर्जी, बिना एनर्जी के नहीं जा सकते वो। जैसे ये एक एटम है और ये इसके पास बड़े एटम आए हैं, ये सॉलिड बन चुका है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन, मैंने सिर्फ बैलेंस शेल बनाए हैं बाकी नहीं बनाए, ये एटम है पॉजिटिव इधर, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इस एनर्जी लेवल में भी जा सकता है, यहाँ कहीं भी जा सकता है, क्योंकि वो तो मिक्स हो गए हैं सारे एनर्जी लेवल, ठीक है, तो यहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। बट जब जहां जा रहा है हर एनर्जी लेवल तो क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वो इसने इनको पकड़ के रखा है। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो बाहर चला जाएगा, ठीक है, किस में जाएगा वो, कंडक्शन में। अगर एनर्जी उसकी इतनी बढ़ जाती है कि कहां पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, तो वहां फ्री हो जाएगा वो। जब फ्री हो गया, ठीक है, तो पूरे इंटायर मटेरियल में जा सकता है, तो क्या कर सकता है, करंट उसमें फ्लो कर सकता है, सॉलिड में करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो और जब अब देखो एनर्जी, तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी तभी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां जाएंगे, वो बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जा सकते हैं। ये एनर्जी कैसे देते हैं हम, एनर्जी दो तरह से देते हैं, या तो हम एनर्जी दे सकते हैं हीट करके, टेम्परेचर बढ़ जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी थर्मल एक्साइटेशन के कारण क्या होगा, जंप करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो वो बैलेंस बैंड टू कंडक्शन जा सकते हैं,
तो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें करंट फ्लो कर सकती है। और अगर नहीं जाए, इतनी एनर्जी नहीं है कि हमने दी, थोड़ी सी एनर्जी दी, थोड़े वाइब्रेट हुए, बट गैप पूरा नहीं हुआ। जितनी गैप को पूरा करने के लिए एनर्जी चाहिए, अगर वो नहीं है उसके पास, तो वो करंट नहीं कैरी करेगा, वो कहाँ रहेगा, बैलेंस में रहेगा। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उसमें करंट सॉलिड में घुस जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, लिखनी नहीं है हमने, सिर्फ समझ लीजिए। बैंड एनर्जी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब एटम्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम पास आते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कम होती है, तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम्स में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी बैंड्स में। ठीक है, और इनमें कुछ गैप रहता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन, अगर इस गैप से ज़्यादा हम एनर्जी दें इलेक्ट्रॉनों को, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस शेल को छोड़ के कहाँ, बैलेंस एनर्जी लेवल को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन में चले जाते हैं और कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो कर सकते हैं। और अगर इतनी एनर्जी नहीं हो तो नहीं, तो वो इंसुलेटर काम करे। ठीक है, देखिए यहाँ तक पढ़ लिया। अब हमें बताना है, डेफिनेशन भी लिख ली थी हमने कि एनर्जी बैंड क्या होते हैं। तो एनर्जी बैंड क्या बने कि ए कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड कौन से, द एनर्जी बैंड इन विच बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैलेंस बैंड। ठीक है, और एनर्जी गैप सेपरेशन जो होगी। ठीक है, ये बता दिया ना। अब हमें तो पढ़ना है सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर में ये बैंड कैसे बनते हैं वो नेक्स्ट है। ठीक है, हमारा आज जो पढ़ना है, तो लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ formation of energy bands in semiconductors, in semiconductor। और कौन सा सेमीकंडक्टर हम ले रहे हैं, सिलिकॉन। इन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में कैसे बनते हैं ये हम एक्सप्लेन करेंगे सिलिकॉन का एग्जांपल से। सिलिकॉन के एग्जांपल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक हमने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लिया और उसमें कितने एटम्स हैं, n एटम, माना उसमें n एटम्स हैं, और ये हमने अज्यूम किया है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं करता इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज करने पर। अगर एटमों के बीच की डिस्टेंस वेरी करती है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, ये हमने माना है, अज्यूम किया। ठीक है, अब डिस्टेंस के साथ उसकी एनर्जी कैसे इलेक्ट्रॉनों की वेरी करेगी वो हम दिखाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम से जो हमने बनाना है। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 कितने हो गए, हाँ 40 होता है इसका। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है। बैलेंस शेल में कौन से होंगे, ये वाले, तो हम ये नहीं लेंगे, इनको भूल जाएंगे। ठीक है, तो पहला जब ले रहे हैं, पहला केस एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे, इधर आ जाएगी एनर्जी, इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी,
और इधर डिस्टेंस, वेरिएशन, एटॉमिक डिस्टेंस, एटॉमिक डिस्टेंस। एटॉमिक डिस्टेंस तो केस पहले हम पहला केस लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है? जब एटम के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, where the atomic distance is very large, when atomic distance is very large। सिलिकॉन में जब एटमों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, ये हम शो कर रहे हैं, ये जहां पर ये इधर डिस्टेंस वेरी कर रही है एटम के बीच और इधर एनर्जी लेवल की एनर्जी वेरी कर रही है। ठीक है, हमें वही तो दिखाना है कि सेमीकंडक्टर में वो सॉलिड कैसे बने, कैसे सेमीकंडक्टर कैसे एनर्जी चेंज करेंगे, वही। आपने पीना किसी का पानी? ऊपर तो नहीं है। तो जब एटमों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पहला केस दे रहे हैं, तब क्या होगा? तो सारे एटम, हर एक एटम कैसा बिहेव करेगा सिलिकॉन में? इंडिपेंडेंटली करता है। तो उसमें क्या होंगे? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होंगे। उसके उस समय कौन से होंगे? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, तो 3s सब शेल में कितने होंगे? जो 3s सब शेल होगा, एक एटम में कितने हैं? 2। एक एटम में 2 है, तो हमने उसमें कितने हैं? सॉलिड में कितने हैं? n एटम, तो उसके अंदर कितने हो गए? 2n इलेक्ट्रॉन। तो 3s सब शेल में कितने हो गए? 2n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो 3p सब शेल होगा, 3p में टोटल कितने पॉसिबल एनर्जी लेवल हो सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। एक में 6, तो n में कितने? 6n। तो सॉलिड में कितने टोटल पॉसिबल एनर्जी लेवल होंगे? 6n, जिसमें 2 फिलअप होंगे, 2n फिलअप होंगे और 4 एटम क्या होंगे? एम्प्टी होंगे, एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो बाकियों को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करंट कंडक्शन में कौन काम करते हैं? बैलेंस। ठीक है, तो इसलिए हम बाकियों को, वो तो वैसे बंधे रहते हैं, तो बाकियों को हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बैलेंस ही लेंगे। तो देखिए, ये कौन सा सबशेल है? 3s सबशेल। और ये कौन सा एनर्जी लेवल है? 3s या 3 सबशेल दोनों 3s। और ये कौन सा? इसकी एनर्जी ज्यादा होती है ना, तो ये कौन सा? 3p जवाब। ठीक है, इसमें कितने हैं? टोटल एनर्जी लेवल कितने हैं? 2n। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 2n। ठीक है, समझिए कितना एनर्जी लेवल है? 2n, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 2n। समझिए, और इसमें टोटल पॉसिबल एनर्जी लेवल्स कितने? 6n। फिलअप कितने हैं? 2n फिलअप, और एम्प्टी कितने हैं? 4n एम्प्टी खाली है। समझिए, तो ये कब हुआ? कब, कौन सी कैसा? जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। अब डिस्टेंस जब कम हो जाए, दूसरा केस ले रहे हैं, जब एटम मान लेते हैं कम क्लोजर आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। केस नंबर 2, व्हेन एटम्स कम क्लोजर, थोड़े एक दूसरे के पास आ जाते हैं, कम क्लोजर टू ईच अदर।
उनके बीच डिस्टेंस थोड़ी कम होगी और वो पास आ गई। ये कौन सी है? एट, ये रीजन कौन सा है? एट लार्जर डिस्टेंस। और ये कौन सी डिस्टेंस? क्लोजर डिस्टेंस, यहां लिख सकते हैं, ये जहां तक क्लोजर डिस्टेंस है मान लेते हैं। ये कौन सी डिस्टेंस है यहां से यहां तक जब वो थोड़े पास आ गए? क्लोजर डिस्टेंस। हाँ जी, तो क्या होगा? जैसे पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करना शुरू कर देते हैं? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग के कारण उनमें इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन कैसी इंटरेक्शन? जैसे मान लो एक एटम ये है, दूसरा ये है, पास आए तो क्या होगा? ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ जहां इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ क्या होंगे? पॉजिटिव। ये न्यूक्लियस है, तो क्या होगा? ये प्लस इसको खींचेगा, ये रिपेल करेगा, ये ऐसे मतलब उनमें क्लाउड इंटरेक्शन होगी, तो जिसके कारण एनर्जी क्या हो जाएगी? मॉडिफाई हो जाएगी। तो एनर्जी मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। तो जैसे क्लोज आ जाएंगे तो जो 3s सब शेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो एक कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल, कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स में 3s सब शेल या 3s एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है एक कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स। ये क्या बता रहा है कि ये चेंज हो जाएगा बड़े ज्यादा, इनकी एनर्जी इस ढंग से सिलिकॉन में मॉडिफाई होगी कि जो एटमों के बैलेंस शेल वाले हैं अभी, बट ये कौन सी बात हो रही है? अभी थोड़े पास आए हैं, तो थोड़े पास में क्या होगा कि ये जो पहले एनर्जी लेवल था, ये जो एनर्जी लेवल्स थे, ये कंटिन्यूअस क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ होंगे और ये यहाँ पर ये भी हो जाएंगे, ये तो ये जो एनर्जी लेवल्स है ये भी कंटिन्यूअस अगर एनर्जी लेवल्स में चेंज हो सकते हैं। और हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है या तो सिंगल एटम से ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है या बराबर हो सकती है, समझिए। जहां देखो ये सिंगल एटम की तरह बिहेव हो रहा है, ये सिंगल एटम एनर्जी लेवल है, और जब पास आ गए क्लाउडिंग इंटरेक्शन के कारण क्या हो गया? कन्वर्ट हो गए कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। ये वाला भी कन्वर्ट हो गया और ये वाला भी, ठीक है। अब इसके बाद और डिस्टेंस कम हो जाती है, थोड़ी डिस्टेंस और रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस डिस्टेंस बोलेंगे, रिड्यूस्ड डिस्टेंस। तो जब थोड़ी डिस्टेंस और कम कर देते हैं तो जहां पर ये क्या हो जाते हैं? डिसअपियर। जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या हो जाते हैं? ये डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। कौन से? जो एनर्जी लेवल कन्वर्ट हुए कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स में वो डिसअपियर हो जाते हैं, थोड़ी डिस्टेंस और कम होती है। और जब एक्चुअल स्पेसिंग हो जाती है, एक्चुअल स्पेसिंग, क्रिस्टल बन गया, सॉलिड बन गया, सेमीकंडक्टर बन गया, तो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, या फिर एटमों की स्टाइल जो पोजीशन होगी उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, या फिर एक्चुअल स्पेसिंग, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन है? एक्चुअल स्पेसिंग। तो एक्चुअल स्पेसिंग ये डिस्टेंस कौन सी है? एक्चुअल स्पेसिंग कौन सी? ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इस एक्चुअल स्पेसिंग में इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ये जो कंटिन्यूअस 3s सब शेल है
या ये कंटिन्यूअस जो एनर्जी लेवल्स हैं ये चेंज हो जाते हैं दो बैंड में, ये बदल जाते हैं दो बैंड में। ये दो बैंड में बदल जाते हैं। ये कौन सा बैंड? बैलेंस बैंड। और ये वाला कौन सा? रिडक्शन बैंड। और ये क्या होगा? एनर्जी बैंड। दिस इज ईजी क्या है? एनर्जी बैंड। ठीक है, तो ये फाइनली एक्चुअल स्पेसिंग पर क्या हुआ? एक्चुअल जो पोजीशन है एटम की उस पे ये जो कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स थे ये किस में कन्वर्ट हो गए? रिडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में। ठीक है, समझ गए? और इसमें ही मैं कुछ सेपरेशन आ गई। ठीक है, इस सेपरेशन को एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से सेमीकंडक्टर में जो है एनर्जी बैंड बनते हैं सिलिकॉन के अंदर। समझ गए? ठीक है, अब इसको देख देख कर हम लिखेंगे, इसको बड़ा जल्दी से। क्लियर हो गया? एक बार बता दें, हो गया क्लियर? एट अ लार्जर डिस्टेंस every atom acts as a independently and has discrete energy levels. In 3s subshell, 2 n electrons, and in 3p subshell, total possible energy level 6n, 2n below, and 4n MP. At the distance, when the atoms come closer, जब एटम के पास आते हैं, then the 3s subshell and 3p 3s energy level बोलो या 3p energy level modify their energy and convert into continuous energy levels. डायग्राम बन गया? डायग्राम बनाओगे? अच्छा, इसमें एक चीज और, ये जब सारे एटम इकट्ठे होंगे तो क्या होगा? उनके जो बैलेंस वाले एनर्जी लेवल्स हैं वो अलग, उनका सेट अलग इकट्ठा हो जाता है। सारे तो मिक्स हो गए एनर्जी लेवल जब एटम के क्लोज इंटरेक्शन की वजह से, और खाली जो है वो अलग हो जाएगा, उनका सेट अलग हो जाएगा। तो ये खाली वाले हैं और ये कौन से हैं? जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसमें हो भी सकते हैं, एक दो हो सकते हैं, एक या दो। ठीक है, पार्शियली फील्ड हो सकता है, ये थोड़ा सा फील्ड हो सकता है। और ये क्या होंगे? ये सारे बड़े होंगे, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर ऐसे बैंड बन जाते हैं। लिखिए। अच्छा, इसमें एक चीज और जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, इसमें सारे ये जो बैलेंस एनर्जी लेवल्स हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे किसके साथ अटैच होंगे? एटमों के साथ अटैच होंगे। ठीक है, और जो ये वाले हैं ये कौन से लेवल इकट्ठे हुए होंगे? कौन से? जो खाली होते हैं। ये वाले जब उनमें थोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 10 आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस में, वो कहाँ कहाँ इकट्ठा होता है? वो कंडक्शन बैंड में होना, तो वो यहाँ होगा। ठीक है, समझ गए? तो अपने आप जहां से जंप करके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो सारे एटमों के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है, तो वो नहीं जा सकते हैं। जाएंगे तभी जब उनको एनर्जी दे हम। किससे एनर्जी? इससे ज्यादा एनर्जी दे।
जो गैप है एनर्जी का, इससे ज्यादा एनर्जी दे तभी वो जहां से जंप करके जहां जाएंगे और फ्री हो जाएंगे और करंट कैरी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इसमें एक चीज याद रखनी है कि जहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटमों के साथ बंधे होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, और जहां पर जो है वो फ्री होते हैं। ठीक है, ओके। तो बन गया डायग्राम, लिखिए। डिस्टेंस ज्यादा वैलेंस बैंड का ज्यादा होगा, मतलब उसके न्यूक्लियस से एटम्स के। किसमें? वैलेंस बैंड में ज्यादा होगा या कंडक्शन बैंड में? डिस्टेंस जो है इसमें कम होगा ना, और कंडक्शन बैंड का ज्यादा, वो तो बाहर होता है, एटमों से बाहर होगा तो दूर दूर वही है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, और वैलेंस वाला होगा कम होगा, न्यूक्लियस के आसपास ही होंगे वो। ठीक है, ये हो गया। लिखिए इसका, अब इसको देख देख के लिखना, लिखिए कंसीडर, कंसीडर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है ये। कंसीडर ए सिलिकॉन क्रिस्टल मेड अप ऑफ एन एटम्स, consider a silicon crystal made up of n atoms, made up of n atoms, full stop, assuming that the interatomic distance can be changed, the interatomic distance can be changed without changing its basic structure, basic structure, full stop. The variation of energy levels, the variation of energy levels with atomic distances, with atomic distances at 0 Kelvin as shown in figure, as shown in our diagram, as shown in our diagram. The variation of energy levels with atomic distance at 0 Kelvin as shown in our diagram. ठीक है, देखिए केस नंबर 1, केस 1, when interatomic distances are very large, when interatomic distances are very large, ठीक है, हेडिंग बना लीजिए, लिखिए इसमें when interatomic spaces are very large, comma then every atom in the solid behaves independently, every atom in the solid behaves independently and has discrete energy levels, and has discrete energy levels. So in 3s subshell, in 3s subshell has 2n electrons, and in 3p subshell, 3p subshell it has 6 n possible energy levels, 6 n possible energy levels, that is 2n are filled up, 2n are filled up and 4n are empty, 4n are empty. Full stop. केस नंबर 2 लीजिए, when atomic distance, when atoms are
closer to each other, when atoms are closer to each other. देखिए when atoms are closer to each other, 3s and 3p energy levels converts 3s 3p energy levels converts into large number of closely spaced energy level, converts into large number of closely spaced energy levels. The energy of the electron may be equal, the energy of the electron may be equal or greater or less than the energy level of single atom, less than the energy level of single atom. Full stop. तीसरा केस लिखिए, reduced distance, reduced distance. देखिए as the distance further decreases, as the distance further decreases, comma then energy gap disappears. यहाँ था पहले एनर्जी गैप, बट यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया, disappear. Full stop. केस नंबर लास्ट लिखिए, एक्चुअल स्पेसिंग, एक्चुअल स्पेसिंग. At actual spacing, comma field energy levels field energy levels band and unfilled energy level bands are separated by some gap. Filled energy level band and unfilled energy level band are separated by some gap as shown in figure. The field energy level band called valence band and unfilled energy level band called conduction band, and separation is called energy gap. Separation is called energy gap. ठीक है, तो सिलिकॉन के अंदर ऐसे बन जाए सेमीकंडक्टर. ठीक है, अब हमने बाकी सॉलिड्स में भी देखा, हमने जो हमें 3 टाइप के मिले थे एनर्जी बैंड थ्योरी से, हमने उनके अंदर भी देखा कि कंडक्शन बैंड और सॉलिड बैंड कैसे बनते हैं. तो हमें कुछ सॉलिड्स में ऐसे मिले, ध्यान दीजिए, कुछ सॉलिड्स में हमें एनर्जी बैंड कैसे मिले, ऐसे एनर्जी बैंड मिले जो ओवरलैप करते हैं, जिनमें गैप 0 है, गैप नहीं हुआ, उनमें गैप नहीं बना. ठीक है, वो एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं, जब उनमें नेग्लिजिबल सा गैप मिला हमें. ठीक है,
तो इसका मतलब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो इजीली अगर उसको एनर्जी मिल जाए तो इजीली वो बैलेंस बैंड से कहाँ जा सकता है, कंडक्शन बैंड में जा सकता है वो। तो दैट आर कॉल्ड मेटल्स। और ये कहाँ देखा गया, मेटल्स में और कंडक्टर्स में। तो मेटल और कंडक्टर में क्या होता है, तो जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है, जा तो वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है, जहाँ उनमें नेग्लिजिबल सा गैप होता है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं कहाँ से कहाँ, बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इजीली वो करंट कैरी कर सकते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए ऐसे, ठीक है। और कुछ हमें ऐसे मिले, कुछ सॉलिड ऐसे मिले जिसमें क्या था कि ये जो कंडक्शन बैंड था और बैलेंस बैंड था उनके बीच गैप ही बहुत ज़्यादा था, ऐसे हमें कुछ मिले, ठीक है। और वो गैप कितना था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। और जो पहले हमें मिले उनमें कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इतना एनर्जी का गैप था, ठीक है। ये मेटल के केस में और ये किसमें, इंसुलेटर के केस में। तो चाहे 0 केल्विन टेम्परेचर हो, चाहे रूम टेम्परेचर हो, चाहे टेम्परेचर बढ़ा भी दे, तो ज्यादा से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी जो दे सकते हैं वो इतनी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे सकते हैं। तो बट ये गैप कितना होता है, हमें मिला 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिला। तो इसका मतलब अगर इतनी एनर्जी आ भी जाए तब भी वो गैप को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो वो ऐसे मटीरियल कभी कंडक्ट नहीं करेंगे, हमने देखा, ठीक है। उसमें कभी भी ऐसे सॉलिडों में कभी भी करंट नहीं जा सकता, ठीक है। और वो कौन से थे, इंसुलेटर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, तो ये कैसा बिहेव करेंगे, इंसुलेटर, समझ गए, किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ गए। अब तीसरा, इसमें जो एनर्जी गैप है वो बड़ा कम होता है, ठीक है, दैट इज ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें तो ओवरलैप करते हैं ना कंडक्टर मेटल्स में, कि 1 होता है। तो 1 में क्या होगा, अगर टेम्परेचर बड़ा कम होगा तो वो एक्साइट नहीं करेंगे, ठीक है, वाइब्रेट नहीं करेंगे बैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में, ठीक है। तो वो नहीं जा सकते कंडक्शन में, तो कैसा बिहेव करेगा, सॉलिड इंसुलेट करेगा। और अगर हमने एनर्जी दे दी, रूम टेम्परेचर आ गया, तो क्या होगा, तो वो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से वो कहाँ जा सकता है, कंडक्शन बैंड में, तो वो कैसा काम करेगा, कंडक्टर। तो वो दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। तो बैंड के आधार पर ही हमने सॉलिड को क्लासिफाई कर दिया, कितने टाइप, 3 टाइप, ठीक है। तो आपको पेपर में ऐसे आता है कि डिफरेंस बताइए एनर्जी बैंड थ्योरी से, मेटल जिनमें ओवरलैपिंग होती है, या फिर क्या होता है बैंडों में ओवरलैपिंग होगी, जब नेग्लिजिबल सा गैप होगा, उनको उन सॉलिड को हमने क्या बोला, मेटल्स और कंडक्टर्स। और दूसरा इंसुलेटर बता दिया जिसमें इतना होता है, कितना, इतना, ठीक है। और 1 इसमें, सेमीकंडक्टर में, समझ गए। तो तीनों में डिफरेंस बताना एनर्जी बैंड पेपर में ऐसे आता है, एनर्जी बैंड थ्योरी से मेटल, कंडक्टर या इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बताना क्या होगा। तो यही क्वेश्चन है, देखिए, डिफरेंस बिटवीन metals, difference between metals, comma insulators and semiconductors on the
basis of energy band theory. एनर्जी बैंड थ्योरी लिखिए। फर्स्ट लिखिए मेटल्स। मेटल्स और क्या बताया? कंडक्टर बोलते हैं आपको। मेटल्स और कंडक्टर्स, तो ध्यान दीजिए सभी। मेटल्स और कंडक्टर्स, तो क्या होगा? तीनों में डिफरेंस बताना है एनर्जी बैंड थ्योरी से। तो क्या होगा? ऐसे सॉलिड्स जिसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में नेग्लिजिबल गैप होता है, या इसमें बैलेंस बैंड फुली फील्ड होता है और कंडक्शन बैंड पार्शियली फील्ड होता है, थोड़ा फील्ड होगा, ठीक है। या तो ऐसे होता है, या फिर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप है, उनको मेटल्स कहते हैं, ठीक है, समझ गए। और एशोरेंस फिगर, ये डायग्राम एनर्जी लेवल से बता रहा है, एनर्जी लेवल डायग्राम, किसका डायग्राम? एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। इधर आएगी एनर्जी और इधर क्या होगा? अब पूरा नहीं बनाएंगे वो डायग्राम, समझिए। अब हम सिर्फ बैंड बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? देखिए इधर ये आ गया, भरा होता है, तो भरा हुआ बैंड है एनर्जी लेवल से, बैलेंस इलेक्ट्रॉनों से, तो उसको कैसे शो कर सकते हैं? तो जहां तो आप लाइन से लगा दो कि कंटिन्यूअस उसमें क्या है, एनर्जी लेवल है, या फिर आप डार्क कर दो, भरा हुआ दिखाना है आपने, ठीक है। तो मैं ना ऐसे दिखाऊंगा, ये क्या है? भरा हुआ बैंड, कौन सा? बैलेंस। और नेग्लिजिबल सा गैप यहाँ होगा, ये कौन सा? कंडक्शन बैंड, क्या होगा? हाफ फील्ड होता है, आधा भरना, ठीक है, कंडक्शन बैंड, समझ गए। या तो ऐसे होता है, या फिर और कैसे होता है? इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, इधर क्या होगी? डिस्टेंस होगी, आप से लिख दो, या डिस्टेंस लिख दो, आपकी मर्जी। तो इधर क्या, ये कौन सा बैंड आ गया? बैलेंस बैंड, जहां से लेके जहां तक तो कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। और जहां से लेके जहां तक तो कौन सा है? बैलेंस बैंड। वो एक दूसरे में ओवरलैप हो गए, ठीक है। तो देखिए, तो ओवरलैपिंग पोर्शन जो वाला है, ठीक है। तो ये डायग्राम होगा, ठीक है, एनर्जी बैंड से लिखो। देखिए तीनों में डिफरेंस करना ना आपने, तो डायग्राम जरूर बनाना है। लिखिए the solid in which the solids in which balance band the solids in which balance bands are fully filled and conduction band is partially filled,
is partially filled. Is partially filled. Partially filled. और balance band and conduction band overlaps. और conduction band and balance band overlap. As shown below. As shown below. ये बना लीजिए. Full stop. In this case, electrons can be easily transferred into conduction band. Electron can be easily transferred into conduction band. Full stop. So metals have larger conductivity. ठीक है. सेकंड लिखिए इंसुलेटर्स. एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसुलेटर कौन से होंगे? लिखिए. इसमें क्या होगा बताइए. कंडक्शन बैंड जो खाली होता है, बिल्कुल खाली होगा, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो बिल्कुल ही कंडक्ट करेगा. और जो बैलेंस बैंड है वो क्या होता है? वो फुली फिल्ड होता है. और गैप कितने का होता है? मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. इतनी एनर्जी का गैप होगा. ठीक है. लिखिए. द सॉलिड in which the solids, ये दिनेश की बुक से डायग्राम भी बना सकते हो. ठीक है. इनका रह गया है. लिखिए. the solids in which conduction band is empty and balance band is fully filled. To stop, both are separated by more than 3 electron volt, energy gap. ठीक है. लिख लिया. In this case, electrons cannot move from
इनटू कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया उसके कंपैरिजन में। तीसरा लिखिए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर देखिए, the solid in which the solids in which conduction band is empty and valence band is fully filled, and both are separated by energy gap of 1 electron volt। ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंस है मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में होता है। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, कंडक्टिविटी पे क्या इन मटीरियल की टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, कंडक्टर पर क्या इफेक्ट होगा। अब बताओ टेम्परेचर का कंडक्टर पर क्या इफेक्ट होगा। अगर टेम्परेचर बढ़े तो क्या जो कंडक्टिविटी है मेटल्स की वो कम होगी, ज़्यादा हो जाएगी कंडक्टर की, और सेमीकंडक्टर की क्या होगी। नहीं सर, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोलिजन ज़्यादा होगा। क्यों कोलिजन ज़्यादा होंगे मेटल्स में? मेटल जो सॉलिड्स हैं उनमें कोलिजन इलेक्ट्रॉनों में क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उनकी थर्मल। ये आप पढ़ के आना। ठीक है, ओके, थैंक यू।